हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। यानी कि हमने यूपी टेट का जो 2021 में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, 2021 में जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था वो हमने पूरा सेट उठाया है। यानी कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन अगले एग्जामों में क्या हो जाता है, उनमें ही वो क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए और सुपर टेट में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। आपको बताना है कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उसके बाद प्रभाव का नियम और अभिवृत्ति का नियम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया ये मुख्य नियम की यहाँ पे बात हो रही है, तो मुख्य नियम अभ्यास का नियम भी इसका मुख्य नियम है, तत्परता का नियम भी मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम भी मुख्य नियम है, लेकिन अभिवृत्ति का नियम इसका मुख्य नियम नहीं है। ये कैसा है? ये गौण नियम है। कैसा है? ये गौण नियम है, क्योंकि जो थॉर्नडाइक है उसने 3 तो मुख्य नियम यानी कि मेन लॉ दिए थे और उसके बाद 5 सेकेंडरी लॉ दिए थे अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 नियम कौन कौन से हैं ये आपने देख लिए कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तो मुख्य नियम हो गए। उसके बाद में जो गौण नियम है यानी कि जो सेकेंडरी लॉ हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य का नियम और सहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक है, तो ये 5 नियम इनके सेकेंडरी लॉ हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलर तथा कप्का के अनुसार सीखना होता है अनुकरण के द्वारा, प्रयास के द्वारा, सूझ के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा। बताइए। तो दोस्तों, कोहलर कप्का आपको पता है, कोहलर और कप्का दोनों क्या हैं? ये गेस्टल्टवादी बोले जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गेस्टल्टवादी। इनको गेस्टल्टवादी बोलते हैं। और इनके अनुसार जो सीखना होता है वो होता है इनसाइट थ्योरी यानी कि सूझ के द्वारा। सूझ के द्वारा यानी कि इनसाइट थ्योरी इन्होंने दी है। ठीक है, तो कोहलर कप्का के अनुसार सीखना क्या होता है? सूझ के द्वारा सीखना होता है। बाकी आपको पता है इमिटेशन यानी कि अनुकरण के द्वारा सीखना, ये किसने बताया है? ये बताया है अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि सीखना क्या होता है? अनुकरण के द्वारा सीखना होता है। बाकी प्रयास के द्वारा सीखना, ये किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया है। उसके बाद में एक्सरसाइज यानी अभ्यास के द्वारा सीखना भी इन्होंने अपने इसी सिद्धांत के अंतर्गत इसकी चर्चा करी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि नोवाक, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर ग्लेजर्सफील्ड। तो दोस्तों, पता है आपको कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो ये थे वाइगोत्स्की। ठीक है, इन वाइगोत्स्की को ही संज्ञानात्मक इन्होंने ही जो है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी दिया है और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। कई बार ये सिद्धांत पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी कौन है? वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है नोवाक जो कंसेप्ट मैपिंग है, कंसेप्ट मैपिंग यानी कि अवधारणा मानचित्रण, अवधारणा मानचित्रण की संकल्पना ये किसने दी है? ये नोवाक ने दी है। पियाजे आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, बाकी जो ग्लेजर्सफील्ड है इनको कट्टर रचनावादी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो विकास की विशेषता कौन सी नहीं है?
संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो दोस्तों आपको पता है कि विकास एक सुव्यवस्थित दिशात्मक और संचयी प्रक्रिया होती है। ठीक है, वह अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है कि विकास इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो वातावरण पे, वातावरण ये इसको प्रभावित करता है। नंबर 2 आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। ठीक है, नंबर 3 परिपक्वता। ठीक है, उसके बाद में अधिगम। ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं? इसको प्रभावित करती हैं। इसलिए जो विकास जो होता है वो व्यवस्थित होता है, दिशात्मक और संचयी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि जैसे मान लीजिए विकास व्यवस्थित कैसे होता है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बैठना सीखता है ना? बच्चा क्या है? बैठना सीखता है। उसके बाद में खड़े होना सीखता है। उसके बाद चलना सीखता है। उसके बाद दौड़ना सीखता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं कि विकास क्या होता है? व्यवस्थित होता है ना? एक रूल को फॉलो करता है, अचानक नहीं होता है। ठीक है, एक सिस्टम से होता है। उसके बाद में विकास दिशात्मक होता है। दिशात्मक कैसे? आपने सुना होगा शीर्षादोमुखी, शीर्षादोमुखी नियम आपने सुना होगा। यानी कि विकास कैसा होता है? विकास सिर से पैर की तरफ होता है। विकास सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि सबसे पहले बालक अपने सिर को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद धड़ को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद में अपने पैरों को कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद में दिशात्मक में एक नियम और होता है, उसको बोलते हैं निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? विकास निकट से दूर की तरफ होता है। यानी कि सबसे पहले बालक अपने कंधे को नियंत्रित करना सीखता है, उसके बाद हाथ को नियंत्रित करना सीखता है, और उसके बाद अंत में उंगलियों को नियंत्रित करना सीखता है। इसलिए विकास कैसा होता है? दिशात्मक होता है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि शीर्षादोमुखी में विकास कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, ऐसे ही निकट से दूर का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद में विकास कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। आपको पता है कि विकास लगातार और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, और विकास का पूर्वानुमेय क्रम का पालन करता है। यानी कि क्या करता है? पुराने क्रम का पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हेरेडिटी जीनियस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हरलोक, गाल्टन, वुडवर्थ या फिर रॉस? बताइए। तो दोस्तों हेरेडिटी जीनियस के पुस्तक के लेखक कौन है? गाल्टन। ठीक है, बाकी हरलोक को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है हरलोक को। ठीक है, वुडवर्थ डायनामिक साइकोलॉजी। ठीक है, और रॉस समाजशास्त्र इन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर है। ठीक है, कॉग्निटिव अचीवमेंट का जो लोएस्ट लेवल है वो कौन सा है? यहाँ पे बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या फिर मूल्यांकन। तो दोस्तों ब्लूम ने क्या बताया है? ब्लूम ने ये प्रकार बताए हैं। यानी कि संज्ञानात्मक उपलब्धि का कंसेप्ट किसने दिया है? ब्लूम के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, पहला स्तर कौन सा होता है? ज्ञान। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? बोध। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? अनुप्रयोग। उसके बाद चौथा होता है विश्लेषण। उसके बाद पांचवा होता है संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद छठवां होता है मूल्यांकन।
ठीक है, तो 6 प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो पहला कौन सा है? ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, उसके बाद चौथा विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। यहाँ पे पूछा है न्यूनतम स्तर। तो न्यूनतम स्तर कौन सा होता है? न्यूनतम का मतलब है सबसे पहला स्तर की यहाँ पे बात करी गई है। तो इनका जो पहला स्तर है वो कौन सा होता है? ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि और पुनः शिक्षण। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों आपको पता है कि जब जैसे मान लीजिए कुछ 10-5 बच्चों के ग्रुप के साथ में जब हम 10 से 5 मिनट की कोई क्या करते हैं, शिक्षण किया जाता है, वो सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो उसमें क्या होता है, उसका अंतिम सोपान आपको बताना है। तो अंतिम सोपान, इसमें पहला सोपान कौन सा होता है? सबसे पहले टीचिंग होता है, सबसे पहले टीचिंग, उसके बाद आता है फीडबैक, उसके बाद आता है रीप्लानिंग, उसके बाद रीप्लानिंग, उसके बाद में आता है टीचिंग, उसके बाद में आता है रीफीडबैक, रीफीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है अंतिम सोपान कौन सा है? अंतिम सोपान, तो यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि अंतिम कौन सा है? रीफीडबैक है। और रीफीडबैक कहाँ पे? यहाँ पे ये है, ये अंतिम सोपान, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलफर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? श्रेणी क्रम यानी कैटेगराइजेशन, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, ठीक है, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क और एक समाधान। तो दोस्तों अपसारी चिंतन क्या होता है? ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है ना, व्यापक प्रक्रिया होती है। इसमें एक बड़े लेवल पर सोचना होता है, मतलब विचारों के प्रवाह की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो अपसारी चिंतन करते हैं, यानी कि जो मान लीजिए जो सृजनात्मक बालक होता है वो अपसारी चिंतन करता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी समस्या आ गई, कोई भी चीज़ आपको सही करनी है या कोई समस्या आ गई, तो उसके दिमाग में 17 सॉल्यूशन आ जाएंगे तुरंत के तुरंत कि इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। यानी जब हमारे दिमाग में एक समस्या को समाधान करने के लिए बहुत सारे विचार जब आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन बोलते हैं, इस तरीके के चिंतन को। ठीक है, तो इसमें क्या आवश्यक है? तो फ्लुएंसी ऑफ आइडिया, यानी कि विचार प्रवाह की जरूरत होती है, बहुत सारे विचार इसमें आते हैं, तो इसलिए विचार प्रवाह ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैटेगराइजेशन आपको पता है, ये अभिसारी चिंतन से संबंधित है। अभिसारी चिंतन मतलब कि किसी चीज़ का जो आंसर है वो सिर्फ एक सटीक जब उत्तर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन से संबंधित होता है। जैसे MCQ होते हैं, है ना, ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं, उसमें जब आंसर देते हैं चारों में से एक टिक करना होता है ना। या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है ना, तो उसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अभिसारी चिंतन हो गया। लेकिन अगर वहीं हम ये कह दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, तो इसमें क्या है? हमें ब्रॉड सोचना होगा, व्यापक सोचना होगा, इसलिए वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन ये अभिसारी चिंतन से संबंधित है। अर्थमेटिक रीजनिंग ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये इसका मुख्य घटक नहीं है। बाकी वन सॉल्यूशन एक समाधान तो आपको पता है कि ये भी अभिसारी चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जॉन डीवी, ऑफशॉर्न, हरलोक और आसुवेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑसबॉर्न, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑफशॉर्न है। जॉन डीवी तो आपको पता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी माने जाते हैं। हरलोक विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। उसके बाद आसुवेल, आसुवेल आपको पता है शाब्दिक अर्थपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे पूछा गया था ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि,
ऑब्जर्व यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट से कौन संबंधित है? ठीक है, तो कौन संबंधित है यहाँ पे? सी डी मॉर्गन, एच ए मुर्रे, या बोथ, या फिर मोरेनो। तो दोस्तों आपको पता है कि टेट के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मुर्रे दोनों ने ये किया है। ठीक है, टेट का परीक्षण। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, ये बताना आपको कि प्रथम अवस्था कौन सी होती है? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और रिवीजन। ठीक है, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और संशोधन। तो आपको पता है सृजनात्मक चिंतन जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है? उसमें प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन यानी कि जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या को समझना। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो हमारी प्रिपरेशन यानी कि पहली स्टेज कहलाती है। यहाँ पे कौन सी प्रथम अवस्था ही पूछा गया है, तो प्रथम अवस्था ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन पहली अवस्था होती है, प्रॉब्लम को समझना। दूसरी जो अवस्था होती है इनक्यूबेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं यानी कि सबकॉन्शियस थिंकिंग। क्या इसको बोलते हैं? सबकॉन्शियस थिंकिंग बोलते हैं, यानी कि अचेतन विचार। यानी कि जब दिमाग में मान लीजिए हम कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा क्या काम कर रहा है? लगातार उसी समस्या के समाधान में लगा हुआ है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? उसको उद्भवन बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं। उसके बाद में जब अचानक से हमारे माइंड में मान लीजिए कोई आइडिया आ गया, कि समाधान आ गया कि अरे यार ये तो ऐसे सॉल्व हो सकती है ये वाली समस्या है, या इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो वाली स्थिति जो होती है उसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं, प्रबोधन बोलते हैं। ठीक है, आइडिया स्ट्रोक इसको बोला जाता है, इस स्टेज को आइडिया स्ट्रोक स्टेज बोला जाता है। इसको सबकॉन्शियस स्टेज बोला जाता है। उसके बाद में जो लास्ट की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं रिवीजन स्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट। क्या होता है? टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाता है। देखा जाता है कि समस्या का समाधान क्या वाकई इससे समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और क्या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये चारों ऑप्शन किससे? सृजनात्मक चिंतन की ये अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है हमारे थॉर्नडाइक, गेस्टल्ट, या बोथ ऑफ द एबोव, या नन ऑफ एबोव। बताइए। तो दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपको पता है किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? तो ये किसी ने दिया है, इन्होंने दिया है। बाकी गेस्टल्टवादी मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या सूझ का सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, बाकी प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन में से एक एग्जाम में, एक कंसेप्ट में से एक एग्जाम पे कितने क्वेश्चन आए? एक तो ये क्वेश्चन आई है, इससे पहले एक क्वेश्चन और इसी का आ चुका है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लगभग इसी से आए हैं इस एग्जाम में। ठीक है, ट्रायल एंड एरर जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, थॉर्नडाइक ने दिया है प्रयत्न भूल का सिद्धांत। ठीक है, स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी भी किसने दी है? ये दिया है आपकी थॉर्नडाइक ने, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है कि एसआर थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक है। इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत, होलर ने दिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दी है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ठीक है, तो बताना आपको अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित करता है। पहला है व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि अधिगम के लिए व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं, वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक भी, और ये सभी, यानी कि सभी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है कि बहुबुद्धि
का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है गार्डनर ने। किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है अपने सिद्धांत में। ठीक है, 9 प्रकार की क्या बताई इन्होंने? बुद्धि बताई है। सबसे पहले इन्होंने अपनी जो ये 7 बुद्धियां बताई थी, सबसे पहले जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, इनकी एक बुक थी, इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, इस बुक में इन्होंने 7 बुद्धि बताई थी। उसके बाद में जो 8वीं बुद्धि है, इन्होंने 8वीं बुद्धि 1998 में, और 9वीं बुद्धि इन्होंने 2000 में ऐड करी थी। कौन सी? इनकी एक पुस्तक और आई थी 1998 में, इन्होंने एक पुस्तक दी थी द इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, उसमें। ठीक है, तो कौन कौन सी बुद्धि इन्होंने बताई थी? भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि। ठीक है, उसके बाद पारस्परिक बुद्धि है, इसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, आत्मपरक या अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जिसमें हम स्वयं को समझने की क्या करते हैं? स्वयं को समझते हैं। उसके बाद प्रकृतिवादी बुद्धि, और ये तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 9वीं बुद्धि है, वो 9वीं बुद्धि है इसमें अस्तित्ववादी, जिसमें दार्शनिक और चिंतन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी द्विकारक सिद्धांत या समूहकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है, या बहुकारक, या फिर बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। बताइए। तो दोस्तों, जो स्पीयरमैन है, इन्होंने एक तत्व सिद्धांत दिया है, द्वितत्व सिद्धांत दिया है, और त्रितत्व सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दिया इन्होंने? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, उसमें सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। पहले में एक कारक में केवल सामान्य बुद्धि थी, दूसरे में इन्होंने विशिष्ट यानी स्पेशल शब्द को भी जोड़ दिया था। ठीक है, तीसरे में इन्होंने समूह को भी जोड़ दिया था। इसलिए त्रिकारक जो है, द्विकारक और त्रिकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक है, आपको पता है समूहकारक थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है थर्स्टन ने। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, चलिए, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, रूसो, मोंटेसरी या फ्रॉबेल किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने दी है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। रूसो आपको पता है प्रकृतिवादी है, इनको ये प्रकृतिवादी है। मोंटेसरी, इन्होंने मारिया मोंटेसरी की स्थापना करी। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन की स्थापना करी है। ठीक है, फ्रॉबेल ने किसकी? किंडरगार्टन, इन मारिया मोंटेसरी। यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड आपका किलपैट्रिक ने दिया है। लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी ने दिया है। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट मेथड का जो आधार है, दार्शनिक आधार जो दिया था, वो भी जॉन डीवी ने दिया था। ठीक है, किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन है? फ्रॉबेल हैं, और मारिया मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी ने। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित हैं। पाठ योजना जब तैयार करते हैं तो छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है यहाँ पे? तो उद्देश्यों का लेखन, परिचयात्मक प्रश्न, मूल्यांकनात्मक प्रश्न, उद्देश्य कथन। तो दोस्तों, इसमें जो पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है? जब हम पूर्व अधिगम जानना चाहते हैं बच्चे का, तो क्या करते हैं हम? उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे उसके पूर्व ज्ञान का पता चले हमें। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान का अनुभव को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? उससे परिचयात्मक प्रश्न पूछते हैं, जिससे परिचय हो जाए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बाकी ये तो ऑब्जेक्ट राइटिंग है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं जब उसका ना उद्देश्य लेखन करते हैं, तो उससे संबंधित है। एवोल्यूशन ये लास्ट की स्टेज होती है। चलिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सुनना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है।
अच्छी बात, सही बात है। विद्यार्थी करके सीखने से संबंधित है। विद्यार्थी करके सीखने से सबसे अच्छा सीखता है। विद्यार्थी खेल विधि की स्थिति में सबसे अच्छा सीखता है। विद्यार्थी नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है। तो दोस्तों गलत यहाँ पे चुनना है। और आपको पता है कि जब हम नियंत्रित वातावरण उसको देंगे, है ना, उसको एकदम नज़र रखेंगे, जगह से हिलने नहीं देंगे, एक ही जगह बैठा के रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो वो उतना अच्छा नहीं सीख सकता। इसलिए ये गलत है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिद्धांत के अनुसार ये गलत है। ठीक है, बच्चे को कंट्रोल में हम नहीं रख सकते, नियंत्रित करके नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया? तो संविधान का कौन सा संशोधन है जिसने शिक्षा के अधिकार पर बल दिया? तो दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था सन 2002 में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया गया था, निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, इसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण के कार्यों में सम्मिलित है। तो शिक्षण के कार्यों में क्या सम्मिलित है? मूल्यांकन करना, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, या उपरोक्त सभी। आपको बताया जब शिक्षण कराते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, यानी मूल्यांकन भी करना पड़ता है, उपचारात्मक कार्य भी करने पड़ते हैं, क्योंकि निदानात्मक कार्य भी करने पड़ते हैं। समस्या का जब तक पता नहीं लगाएंगे तो उसका समाधान कैसे करेंगे? तो समस्या का पता लगाते हैं, उसका उपचार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये सभी किससे संबंधित है? हमारे शिक्षण कार्य से संबंधित है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा कब होगा शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली? शिक्षक निरंकुश यानी तानाशाही होगा, बिल्कुल। विद्यार्थी निष्क्रिय होगा, केवल लिखने पर जोर दिया जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं? ये ऑप्शन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। ठीक है, ये सभी सही है। भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता है किसने दिया है? भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने। ठीक है, चॉम्स्की ने दिया था। एलईडी आपको पता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में जिन्होंने बताया है वो किसने बताया? चॉम्स्की के द्वारा ही बताया गया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होती है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से वो लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। ऐसा बताया है किसने? ये नॉम्स चॉम्स्की ने बताया है। बाकी बर्नस्टीन आपको पता है, लैंग्वेज कोड थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? बर्नस्टीन है। ठीक है, फिल्मोर केस ग्रामर थ्योरी। ठीक है, स्किनर तो आपको पता ही है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है इन्होंने। चलिए, शारीरिक गठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। शारीरिक गठन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो मीसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो दोस्तों आपको पता, शारीरिक गठन के संदर्भ में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन किससे संबंधित है? ये सेल्डन ने बताए हैं। ठीक है, सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के, कि 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो वो कौन कौन से बताए हैं? एक मीसोमॉर्फिक का मतलब है मसल्स शरीर वाले एकदम, और दूसरा ये होता है एक्टोमॉर्फिक, ये इसमें दुबला पतला शरीर होता है। ठीक है, उसके बाद एंडोमॉर्फिक यानी कि गोल मटोल शरीर वाले। तो ये बताया है, ये बताया है और ये बताया है। ठीक है, शारीरिक गठन से संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला हमारा सही नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये वाला एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये वाला नहीं दिया गया है। ये तीनों किसके द्वारा दिए गए? सेल्डन ने बताए हैं। बाकी आपको पता है कि 400 ईसा पूर्व
हिप्पोक्रेट्स ने बताए थे सबसे पहले, जिसमें काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान और कप्सिलिज्मा ये सब बताए थे उन्होंने। बाकी जुंग के द्वारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये बताए गए थे। ठीक है। ये आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से अभिप्रेरणा के घटक की पहचान कीजिए। तो अभिप्रेरणा के घटक बताने हैं आपको, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स या ऑल ऑफ द एबोव। तो आपको पता है अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, ये सही है। उसके बाद आवश्यकता के बाद में आपको पता है अंतर्नोद या प्रेरक शक्ति, आवश्यकता के कारण जिस चीज़ की जो प्रेरक शक्ति जागृत होती है ना, उसको ड्राइव बोलते हैं। उसके बाद इंसेंटिव्स मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। तो ये तीनों ही किससे संबंधित हैं? ये तीनों ही अभिप्रेरणा के घटक हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले नीड आएगा, नीड, उसके बाद ड्राइव, ठीक है, यानी प्रेरक शक्ति सबसे पहले आवश्यकता होगी, उसके बाद आवश्यकता के कारण प्रेरक शक्ति जागृत होगी, उसके बाद में क्या होगा? इंसेंटिव, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? एम, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता है, ऑप्शन यहाँ पे हैं, सिगमंड फ्राइड, आलपोर्ट, गिलफोर्ड या बोथ 2 और 3। तो दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है? तो वो दिया सिगमंड फ्राइड ने दी है। ठीक है। किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। ऑलपोर्ट ने तो ये व्यक्तित्व की ट्रेड थ्योरी दी है, सीलगुड सिद्धांत दिया है। ठीक है, सीलगुड सिद्धांत के बारे में बताया है ना। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। इसमें इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया है। ठीक है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, इड, ईगो, सुपर ईगो बताया है इन्होंने। इड का मतलब है सुखवादी सिद्धांत होता है एक। ठीक है। ये जैविक, इसका जैविक पक्ष से संबंधित होता है, जन्मजात होता है ना। अनिच्छिक इच्छाएं होती है इसमें। ठीक है। कामुक इच्छाएं होती हैं, उसका संबंध होता है, अचेतन मन से इसका संबंध होता है। बाकी दूसरा इनका जो है ईगो है, यानी कि ये रियलिटी प्रिंसिपल, यथार्थवादी सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत है। मैन इन मैन बोलते हैं, ये ऊपर मैन, डेविल्स इन मैन होता है इसमें। ठीक है। इसमें डेविल्स इन मैन ये बोला जाता है। ठीक है। इसमें मैन इन मैन, मैन इन मैन। उसके बाद में सुपर ईगो, ये सामाजिक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है। आध्यात्मिक विचार इसमें होते हैं। उसके बाद ट्रेड थ्योरी किसने दी है? व्यक्तित्व का विषयक सिद्धांत सीलगुड सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया है। और बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया है? ये गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्किनर के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्किनर का अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा क्रमबद्ध अनुदेशन सामग्री, दूसरा व्यक्तिगत अनुदेशन, तीसरा है त्रुटि द्वारा सीखना, त्रुटि द्वारा अधिगम, और चौथा है व्यवहार संशोधन तकनीक। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो स्किनर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, उनके द्वारा ये जो लर्निंग थ्रू एरर्स है, यानी त्रुटियों के द्वारा सीखना, तो ये किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडॉइक ने। थॉर्नडॉइक ने क्या दिया है? लर्निंग थ्रू एरर्स, यानी कि त्रुटियों के द्वारा सीखना दिया है थॉर्नडॉइक ने, जो प्रयत्न भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है। और एरर फ्री लर्निंग किसने दी है? वो दी है स्किनर ने। ठीक है। क्या दिए? एरर फ्री, यानी एररलेस भी बोल सकते हैं, एररलेस लर्निंग, यानी त्रुटि रहित अधिगम। ठीक है। ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। बाकी क्रमबद्ध अनुदेशन सामग्री, ये भी स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। व्यक्तिगत अनुदेशन,
और बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये सब किससे संबंधित हैं? ये हमारे स्किनर से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न योग्यता एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? तो विभिन्न योग्यता एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए हमें बताना है तो आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विभिन्न योग्यता एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए हमें पता लगाना है कि सबसे उपयोगी कौन सा मूल्यांकन होगा। तो आपको पता है आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन तो विद्यालय स्तर तक ही ये सीमित रहता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन गलत है। दूसरा बाह्य मूल्यांकन, एक्सटर्नल मूल्यांकन, ये भी किससे संबंधित होता है? ये केवल जो बाह्य जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट तक ही सीमित रहता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद में प्रैक्टिकल एवोल्यूशन केवल व्यवहार का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। उसके बाद कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, ये हमारा होलिस्टिक किससे संबंधित होता है? हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट से संबंधित होता है, समग्र विकास से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्रिहेंसिव यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास हो जाता है इसमें। ठीक है, बालक का कुल मिला के होलिस्टिक यानी कि समग्र विकास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ये एक ही सेट में ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ये क्वेश्चन यानी कि पहले भी ये क्वेश्चन आया था, यानी एक सेट में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है, बस उस जगह पे ब्लूम शब्द नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पक्ष उसमें शायद ये पूछा था कि पहला पक्ष कौन सा है, ये पूछा था स्टार्टिंग में, दूसरे तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे अब पूछा है ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं दिया उन्होंने? तो आपको पता है बोध समझ दिया है, ज्ञान दिया है, चरित्र निर्माण नहीं दिया है इन्होंने, ये दिया है। यानी कि पहला कौन सा दिया है इन्होंने? तो सबसे पहला दिया है, सबसे पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है विश्लेषण, चौथा होता है संश्लेषण और एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। ठीक है, तो ये होता है यानी कि ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो ये वाला यानी कि चरित्र निर्माण इन्होंने नहीं दिया है, सॉरी एप्लीकेशन रह गया उसमें, यानी कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। ठीक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग यानी कि 6 प्रकार उन्होंने बताए हैं, जिसमें कौन सा है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, 6 स्तर बताए हैं ब्लूम ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो आपको बताना है शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर हैं, आपको पता है। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति स्तर है, ठीक है, बोध स्तर या समझ स्तर है, चिंतन स्तर है, अभिप्रेरणा स्तर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपको बताना है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत आपको पता किसने दिया है? तो ये दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है हमारा इरिक एरिक्सन ने। ठीक है, किसने दिया है? इरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने तो प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। हरलोक विकासात्मक मनोविज्ञान, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो ये जो उन्होंने दिए हैं ये 8 प्रकार उन्होंने बताए हैं
एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के अंदर 8 सिद्धांत अपने दिए हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये दिया है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा या संदेह, पहल बनाम अपराध, परिश्रमशीलता बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। ठीक है, यह होता है हमारा 1 से 1.5 वर्ष, ये 1.5 से 3 वर्ष यानी 18 माह से 3 वर्ष तक होता है। ये 3 से 6 वर्ष भी होता है, 3 से 6 या 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 12 से 18, 18 से 35 वर्ष, 35 से 55 वर्ष और ये 55 के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि विश्वास करें कि विश्वास ना करें, है ना। उसके बाद में स्वायत्ता बनाम लज्जा या संदेह होता है, पहल बनाम अपराध। उसके बाद में होता है परिश्रमशीलता बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व होता है। ठीक है, किशोरावस्था में जब पहुंचने लग जाता है तो बच्चा पहचान की और भूमिका, आपकी भूमिका का भ्रम रहता है कि मेरी भूमिका क्या है, तो पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, निकटता बनाम अलगाव। ठीक है, इसमें क्या होता है, निकटता बनाम अलगाव होता है। उसके बाद में यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव भी कह सकते हैं। उसके बाद में उत्पादकता बनाम निष्क्रियता होता है और उसके बाद में होता है ईमानदारी बनाम निराशा भी होता है। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये सेट 2021 का कैंसिल पेपर है ये। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन अभी देखे हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही वास्तु टिप्पणी के लिए। थैंक यू।